खोज में जंगल से गुजर रहा था। कितनी दूर चलकर आया हूँ, लेकिन अभी तक खाने को कुछ भी नहीं मिला है। हे भगवान, कब तक ऐसे भटकता रहूंगा? इस गरीबी को खत्म करने का कोई ना कोई तो इलाज करना ही पड़ेगा। मैं थक गया हूँ। सुरेश ऐसे बात करते हुए जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर गई। उस टहनी पर एक सुनहरे रंग का पंछी बैठा था। उसका शरीर चमक रहा था। अरे वाह, कितना सुंदर पंछी है, कितना चमक रहा है ये कहीं सोने का तो नहीं? वाह वाह भगवान, अभी अभी मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अगर मैं इस पंछी को पकड़कर बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? चलो अभी इसे पकड़ लेता हूँ। सुरेश ने उस पंछी को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे अपने ग्रह पर लौटना है। अरे ये पंछी तो बोलता भी है। वाह वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वाह, अब तो इस पंछी को मैं एक बार में नहीं बेचूंगा, रोज इसका एक एक पर निकाल कर बेचूंगा। सोने का भाव तो वैसे भी बढ़ता रहता है, अभी बेच दूं तो आगे जाकर घाटा ना हो जाए। नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। सुरेश पंछी को ले जाने लगा। पंछी जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ से गोपाल आया। गोपाल अपने बैलगाड़ी पर अपने खेत में उगा हुआ अनाज शहर में बेचने जा पंछी को चिल्लाते हुए देखने लगा। अरे ये क्या, तू इस पंछी को पकड़कर कहाँ ले जा रहा है? तुमसे मतलब, ये मेरा पंछी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं? लेकिन ये पंछी तो तुम्हारे हाथ में बहुत चिल्ला रहा है। ये आदमी मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा है। मैं यहाँ दूसरे ग्रह से गलती से आ गया था। मैं अपने घर की खोज में भटक रहा हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे बेचने के लिए अपने साथ ले जा रहा है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें इसे बेचने की क्या जरूरत है? मैं बहुत गरीब हूँ, खाने के लाले पड़े हैं। अगर मैं इसे बेच देता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर ऐसी बात है तो इस पंछी को मुझे दे दो और उसके बदले मेरी इस बैलगाड़ी पर जितना भी अनाज है वो सब तुम ले जाओ। बस इस पंछी को मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित घर पहुंचा सकता हूँ। सुरेश गोपाल की बैलगाड़ी पर देखता है। वैसे कितना अनाज होगा ये? तुम 1 महीने तक आराम से खा सकते हो, इतना अनाज है ये। सुरेश ने सोचकर हाँ कर दी और सुनहरे पंछी को गोपाल को दे दिया। गोपाल पंछी को अपने साथ घर ले जाने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन से गोपाल रोज अपने खेत में जाते हुए पंछी को अपने साथ ले जाता। एक दिन जमींदार का बेटा गुलाब कुमार खेत से गुजर रहा था। तब उसने उस सुनहरे पंछी को देखा और अरे ये कौन सा पंछी है तुम्हारे पास? कहाँ से मिला तुम्हें? सरकार, ये जंगल के पास मिला। एक आदमी उसे पकड़कर बेचने के लिए जा रहा था। इसे अपने घर लौटना है, मैं इसकी मदद करने के लिए मेरे साथ लाया हूँ। अच्छा, तो अब इसे मुझे दे दो, मैं इसकी मदद करूँगा। लेकिन सरकार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम जो ये खेत से कमाते हो उसके लिए तुम्हारी मदद तो मेरे जमींदार पिताजी ही करते हैं ना। अगर वो तुम्हें जरूरत के वक्त कर्जा ना दें तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस पंछी को मैं ले जा रहा हूँ। गुलाब कुमार अपना रोब दिखाकर सुनहरे पंछी को ले गया। उसने अपनी हवेली में आकर अपनी बहन सावनी को वो पंछी भेंट में दिया। सावनी, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सुंदर सी भेंट। अरे भैया, ये तो बहुत सुंदर है, ये कहाँ मिला आपको? वो सब छोड़ दो, तुम्हें अच्छा लगा यही बहुत है। सावनी अब रोज उस पंछी के साथ खेलने लगी। पंछी भी सावनी से बहुत बातें करता था। पंछी अब सावनी के साथ घुल मिल गया था। एक दिन सावनी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बहुत दूर आ गई। तभी एक दीवार के पीछे से उसे घुंघरू की बहुत मधुर आवाज आई। सावनी उस दीवार के पीछे देखने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो उस दीवार के अंदर समा गई। पंछी ये सब देखकर उड़ते हुए गुलाब कुमार के पास आया। गुलाब कुमार, सावनी को उस दीवार ने निगल लिया।
ये क्या बोल रहे हो तुम? दीवार कैसे किसी को निगल सकती है? मैं सच कह रहा हूँ। गुलाब कुमार ने पंछी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत देर हो गई, फिर भी सावनी लौटी नहीं थी। अब गुलाब कुमार को उसकी चिंता होने लगी। उनके पिताजी जमींदार महेंद्र प्रताप किसी काम से गांव से बाहर गए थे। गुलाब कुमार पंछी को बुलाकर उसी जगह पर गया जहां सावनी गायब हो गई थी। इसी दीवार में सावनी समा गई थी। अच्छा, मैं देखता हूँ। गुलाब कुमार उस दीवार के पीछे झांक कर देखने लगा। उसी समय वो भी उस दीवार में समा गया। उस रहस्यमयी दीवार को देखकर पंछी भी डर गया था। अगले दिन महेंद्र प्रताप लौट आया। पंछी ने उसे उसके दोनों बच्चों के बारे में बताया। पंछी के साथ महेंद्र प्रताप पास आया। ये वही दीवार है ना? मैं इस दीवार को ही तोड़ देता हूँ। महेंद्र प्रताप ने दीवार तोड़ने के लिए हथियार उठाया। तभी दीवार से आवाज आई, मुझे मत तोड़ना, मैं एक रहस्यमयी दीवार हूँ। मुझे जानबूझकर एक शैतान ने बनाया है। तुम अगर उस शैतान को हराने में कामयाब हो गए तो मैं अपने आप ही गायब हो जाऊंगी। लेकिन उस शैतान को हराना इतना भी आसान नहीं है। पहले तुम्हें उसके चमत्कारी कौवे को मारना होगा। उसके बाद तुम्हें गुफा में एक तपस्वी मिलेंगे और फिर शैतान। तुम्हें कैसे भी करके उससे बचना होगा, उसे परास्त करना होगा। महेंद्र प्रताप अपने बच्चों के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार था। वो दीवार के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक बहुत बड़ा कौवा काव काव करके उसके पास आया। महेंद्र प्रताप ने अपने पास के चाकू से उसके पर काट दिए। कौवा जख्मी होकर नीचे गिर गया। फिर महेंद्र प्रताप उस गुफा के अंदर चला गया जहाँ तपस्वी जी को बांध कर रखा था। तपस्वी जी, आपकी ऐसी हालत? क्या बताऊं पुत्र, मैं ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी लेने आया था। वो जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है, 100 साल में उगती है। उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आयु बढ़ाई जा सकती है। मैं ऋषियों के लिए उस जड़ी बूटी को ले जाने वाला था, लेकिन उस शैतान को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। तपस्वी जी, उस शैतान ने मेरे बच्चों को भी यहाँ कैद कर लिया है। मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। पुत्र, तुम्हारे बच्चों को भी उसने वो जड़ी बूटी लाने के लिए ही कैद किया है। गुफा के बाहर एक तहखाना है। उस तहखाने में वो दिव्य जड़ी बूटी है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं है। और अगर उस शैतान ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। फिर क्या करूं? वहाँ एक पोटली रखी है, उसमें एक भस्म है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुश्किल में हो, इस भस्म को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपनी इच्छा मन में कहो। जो भी तुम कहोगे वो पूरा हो जाएगा। महेंद्र प्रताप ने उस भस्म की पोटली को उठाया और तहखाने के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहां बेहोश पड़े हुए हैं। इस भस्म को हाथ में लेकर मैं अच्छा कहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। महेंद्र प्रताप ने ऐसा कहकर उस भस्म को अपने बच्चों पर छिड़का। सावनी और गुलाब कुमार दोनों उठकर खड़े हो गए। उन दोनों को जिंदा देखकर महेंद्र प्रताप खुश हो गया। फिर वो जड़ी बूटी लेने आगे जा रहा था कि तभी एक सांप वहां आ गया। ये सांप अभी के अभी एक रस्सी में बदल जाए। सांप रस्सी में बदल गया। फिर महेंद्र प्रताप ने उस जड़ी बूटी को तोड़कर अपने एक हाथ में पकड़ लिया। बच्चों को साथ लेकर महेंद्र प्रताप जाने लगा। शैतान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आखिरकार ये जड़ी बूटी तुझे मिल ही गई। दे ये जड़ी बूटी, मुझे दे दे। इस जड़ी बूटी को खाकर मैं अपनी आयु बढ़ाऊंगा। मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं किसी को भी परास्त कर दूंगा। मैं ये जड़ी बूटी तुझे नहीं दूंगा। ये जड़ी बूटी तुझ जैसे शैतान के लिए नहीं है। क्या कहा तूने? तू नहीं देगा? अरे तू नहीं देगा तो मैं इसे तुझसे छीन लूंगा। देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। शैतान महेंद्र प्रताप के पास आया
और उसने उसके हाथ से जड़ी बूटी छीन ली। जैसे ही वो जड़ी बूटी खाने जा रहा था, तभी महेंद्र प्रताप ने भस्म को हाथ में लिया और मैं इस दिव्य भस्म से विनती करता हूँ कि अभी इसी पल ये शैतान एक बड़े पत्थर में बदल जाए और सदा के लिए पत्थर बना रहे। महेंद्र प्रताप ने ऐसा कहकर भस्म को शैतान के शरीर पर डाल दिया। उसके ऐसा करते ही शैतान एक बड़े पत्थर में बदल गया। महेंद्र प्रताप ने जड़ी बूटी को उठाया और तपस्वी जी के पास आया। उसने तपस्वी जी को छुड़ाया और ये लीजिए तपस्वी जी, आपकी जड़ी बूटी। तुम्हारा बहुत बहुत आभार पुत्र। अब इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करके कई ऋषियों की आयु बढ़ जाएगी और वो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। महेंद्र प्रताप अपने दोनों बच्चों के साथ दीवार के बाहर आ गया। तपस्वी जी भी वहाँ प्रकट हो गए। उनके बाहर आते ही दीवार गायब हो गई। फिर पुत्र, तुम्हारी वजह से ये जगह उस शैतान के चंगुल से मुक्त हो गई है। तुम्हारा कल्याण हो। तपस्वी जी, अगर इस सुनहरे पंछी ने मुझे आकर इस दीवार के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। इस चमत्कारी पंछी की वजह से ये सब हो पाया है। तपस्वी जी, ये पंछी अपने घर लौटना चाहता है लेकिन रास्ता भूल गया है। आप कृपया इसकी मदद करें। इस पंछी को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, वहीं उसके घर जाने का रास्ता उसे मिल जाएगा। तपस्वी जी की बात सुनकर महेंद्र प्रताप, सावनी और गुलाब कुमार उत्तर दिशा में आ गए। उन्होंने पंछी को छोड़ दिया। पंछी उड़ते हुए गोपाल के खेत में आया। दोस्त गोपाल, मुझे रास्ता मिल गया है। महेंद्र प्रताप के कहने पर एक तपस्वी जी ने मुझे वो रास्ता बताया है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने घर लौट जाओ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। गोपाल, तुमने मुझे उस सुरेश से बचाया और अपने घर प्यार से रखा। ये लो, मेरे कुछ सुनहरे पंख हैं, तुम इन्हें अपने पास रखो। इसकी दिव्यता से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पंछी अपने कुछ पंख गोपाल को देकर उत्तर दिशा की ओर उड़ते हुए चला जाता है। गोपाल उसे आसमान में देखता रहता है। उस दिन से गोपाल का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहने लगता है।